तुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिस अहम तरीन टॉपिक के हवाले से, अहम तरीन मुद्दे के हवाले से बात करेंगे, इलेक्शन काउंटडाउन का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन अब ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ 6 दिन रह गए हैं अब इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से, और जो खबरें सामने आ रही हैं ख़ासतौर पर सिक्योरिटी सिचुएशन, अभी कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिका उम्मीदवार और मौजूदा आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब, उनका बाजोड़ में कत्ल हुआ, जिसके बाद बाजोड़ में कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशिस्त पे इंतखाबात मुलतवी करवा दिए गए। एक और नशिस्त पे भी इंतखाब मुलतवी हुआ, लेकिन वहाँ पर उम्मीदवार की तिबई मौत हुई। जो सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हो रही है, इस पे आज इलेक्शन कमीशन में भी हंगामी तौर पे इजलास हुआ, जहाँ पे केयर टेकर होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने भी शिरकत की। और कुछ खबरें जो आज सामने आई, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कुछ हसास इलाके हैं कि जहां पे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद इंटरनेट बंद करने की ज़रूरत पड़ सकती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। क्या वाकई मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, या इसके पीछे, या इंटरनेट बंद किया जाना 2024 में ये रेप्लिका होगा 2018 में RTS के बंद करने के हवाले से? ये ज़ाहिर है कुछ कंसर्न्स इस पर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे हैं, उसमें भी आज इलेक्शन कमीशन से अहम खबर सामने आई। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के वजह से PTI की वकला टीम ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, लेकिन वहाँ पर जो खबरें आई वो ये थी कि PTI लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कोई वाज़ेह सबूत ना दे सकी। सिर्फ 3 नाम दिए गए PTI लीगल टीम की तरफ से ECP को कि जिनके कागजात नामजदगी छीने गए थे, और इसके अलावा PTI ने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे के बारे में इलेक्शन कमीशन में अभी तक, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी वाज़ेह हिदायत आ गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही बात की जाए तो उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का भी ऐलान कर दिया है कि 5 फरवरी को होंगे और 8 फरवरी से पहले पहले इन रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया जाएगा। PTI ने अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुकर्रर कर दिया है, पैनल्स का ऐलान भी कर दिया है। तो लग रहा है कि बड़ा सिस्टमैटिक, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार अपने इलेक्शंस करवाना चाहती है इंट्रा पार्टी, और एग्जैक्टली उन्हीं लाइन्स पे करवा रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी। और चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इलेक्शन से पहले पहले उसे बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? और अब इलेक्शंस के करीब आते आते सिनेरियो क्या बन रहा है? सिक्योरिटी सिचुएशन जो सबसे पहले हमने डिस्कस की, इलेक्शन के बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को पाकिस्तान में क्या होगा। सो इन तमाम मामलात के हवाले से, मुद्दात के हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त और बड़े काबिल एहतराम गेस्ट्स आज मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, सेंटर हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। खोसा साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। आप बताएं, आप चूंकि इस वक्त अपनी इलेक्शन कवरेज में भी मसरूफ़ हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे, इलेक्शन कमीशन में गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ कोई सबूत नहीं दे सकी और सिर्फ 3 नाम दिए, दरख्वास्त भी कोई नहीं दी। लेकिन इससे पहले जो सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप हो रही है, रेहान ज़ेब का कत्ल जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हुआ था, आज ECP ने भी कहा कि मुमकिन तौर पे इंटरनेट बंद करना पड़ सकता है। क्या कहते हैं खोजा साहब इसके हवाले से आप? देखें गरीदा, ये पाकिस्तान की बदतरीन प्री पोल रिगिंग की जा रही है और एक ही पार्टी को टारगेट किया गया है। और अगर आप देखें तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो बड़ी दूर की बात है। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के सरबराही में अदालत उज़्मा में मैंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपसे मांगने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमसे जो है छीन ली है। और मैंने ये नहीं कि मैं कोई रिटोरिक ये आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ दी
सुप्रीम कोर्ट कहा ये बात, और मैंने कहा कि आपने जमहूरियत का कत्ल कर दिया है जिस अंदाज से आपने हमारा सिंबल लिया है, और विदर अवे करके तो है पार्टी को आपने तितर बितर करके बखेरने की कोशिश की है। पूरी कोशिश की गई, यकीन कीजिएगा, इनकी जानिब से कि हम बाइकआउट करें इलेक्शंस का, लेकिन खान हार्ट थ्रॉब है लोगों का, इस वक्त दिलों की धड़कन है। ये जितना जुल्म करते हैं उतना ही खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और रिपल्शन हो रही है इन ऑपोजिशन की जमातों के, जो केयर टेकर नहीं, चेयर टेकर नहीं, बल्कि तसलसल है पीडीएम हुकूमत का। तो आप यकीन करें कि लावा जो है ना वो ऐसा उबल रहा है कि 8 तारीख को फट के सामने आएगा वोट की शक्ल में, और जो मर्जी, हम तो खैर एक बल्ला मांगने गए थे, इन्होंने जहेज का पूरा सामान दे दिया, लेकिन उससे भी खातिर जमा रखें ये कि आजकल बहुत वाइब्रेंट है सोशल मीडिया, और हमने सभी को बावर करवा दिया है कि हमारे उम्मीदवारान कौन है। अगरचे रॉन्ग कॉल्स के जरिए कुछ लोगों ने जो है इमरान खान का तस्वीर लगा के अपने आप को जाहिर करने की कोशिश की है ताकि कंफ्यूजन की जाए। तो जहां तक ताल्लुक है लेवल प्लेइंग फील्ड, वो तो है नहीं। और जो आपने कहा जी 3 लोगों का दिया, कोई शवाहिद नहीं दिए, इससे ज्यादा फजूल और झूठ नहीं हो सकता है। 60,000 एफिडेविट्स हमारे पास मौजूद है, 60,000, और आपकी चैनल सारों ने आंखों ने दिखाया, सारी दुनिया ने देखा, मगर ना तो ईसीपी को नजर आता है और ना सुप्रीम कोर्ट को नजर आता है। वो मुझे बताएं कि अगर ईसीपी को ये नजर नहीं आता कि प्री पोल रिगिंग की हमारे कैंडिडेट्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स देते वक्त जो है उनको उठाया गया, हर आरओ के और जो ऑफिस के बाहर पुलिस जो है खड़ी होती थी और पीटीआई के उम्मीदवार को उठा लेती थी, प्रपोजर सेकेंडर को अगवा कर लेती थी, हमारे वकला को उन्होंने पाबा सलासिल किया, रिटें करना पड़ी। रिटों की तादाद देख लें तो आपको सैकड़ों हजारों की तादाद में सारे पाकिस्तान में रिटें नजर आए। फिर वो मरहला हुआ तो फिर आ गई आपकी जो है पड़ताल की मरहले पर भी हमारे साथ यही उम्मीदवारों से किया गया और सारी दुनिया आपके कैमरे की आंखों ने देखा। फिर जिस तरह से मैसेज रिजेक्ट हुए, रिजेक्ट भी सिर्फ पीटीआई के हुए और किसी के नहीं हुए, और वो तकरीबन सारे के सारे अदालतों ने रेस्टोर किए, जिससे ये वाज़ेह होता है कि कितने गलत आरोज ने किए थे। फिर हमारे जो है खोसा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन काश इलेक्शन कमीशन में जो लीगल टीम गई है उसमें आप शामिल होते या उस टीम की सरबराही आप कर रहे होते, ताकि जो वजाहत आपने की है, जो सबूत आपके पास हैं, कम से कम आप वहां पे दे सकते लेवल प्लेइंग फील्ड के। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जिक्र कर दिया, अभी 5 को हो रहे हैं इंट्रा पार्टी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है। सर, आप खड़े होंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए, किसी ओहदे के लिए आप खड़े होना चाहेंगे? गरीदा, एक बात तो ये है कि माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, आपके सारे चैनल जो है वन साइडेड चला रहे हैं, जो उनको शायद स्क्रिप्टेड दिया गया है कि आपने ये इंडोक्ट्रिनेट करना। किस बारे में? माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ। किस बारे में? आप ये कहते हैं कि हमारी नालायकी की वजह से सजाएं हुई, हमारी नालायकी की वजह से जो है इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिए गए, हम सबूत नहीं दे सके, हम शवाहिद, ये सारा रिटोरिक मैं सुन रहा हूँ। अच्छा। माफ कीजिएगा, आप पाकिस्तान के सारे सबसे बड़े अगर मुखला को भी खड़ा कर देते हैं ना, तो ये स्क्रिप्टेड लंदन प्लान का जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, यही कुछ होना था। और सर खोसा साहब, आप कानूनदान हैं, आप कानूनदान हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, ये इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लग रहा है, ये इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लग रहा है लंदन प्लान का। गरीदा, ये सरजमीन बेआईन बना दी गई है। हमने इसलिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनाब आपसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में इंसाफ लेने जा रहे हैं, जो अल्टीमेट सॉवरेन है। सर, ये आप इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे लंदन प्लान का इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैं नहीं लगा रहा? बिल्कुल लगा रहा हूँ। करें ना, मुझे कंटेम्प्ट में तौहीन में बुलाएं, मैं तो बताऊंगा कि किस तरह से जो है सारा स्क्रिप्टेड जो है ये चल रहा है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लंदन प्लान का हिस्सा है? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन लंदन प्लान ही पर अमल हो रहा है जो कुछ हो रहा है। इमरान खान को अंदर करो, लंदन प्लान था। इमरान खान की पार्टी को जो है ये तितर बितर करो, ये लंदन प्लान था। जिले सुबहानी को ताज पोशी के लिए चौथी मर्तबा लाओ, ये लंदन प्लान का हिस्सा था। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये अवाम पाकिस्तान की जो है ये 8 फरवरी को आपका
वो वर्डिक्ट देगी, वो वर्डिक्ट दे दी कि नवाज शरीफ वापस 8 बजे जाते हुए आपको नजर आएंगे और ये पुकारते जाएंगे, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। अजय बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम कर रहे हैं, इस पे जरा मुसद्दिक मलिक साहब का जवाब लेना बनता है। आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को रात 8 बजे नवाज शरीफ लंदन वापसी का टिकट कटवाते हुए या लंदन वापसी की फ्लाइट पे जाते हुए नजर आएंगे। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो बातें की हैं लतीफ खोस साहब ने, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे, कोई जवाब देना चाहेंगे? खासतौर पर जो आखिरी बात उनकी कि 8 फरवरी को ये नवाज शरीफ जिले सुबहानी 8 बजे रात लंदन वापस जाते हुए नजर आएंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, देखिए 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं गवर्नर साहब ने। पहले तो उनके पास 60,000 एफिडेविट हैं जो फॉर सम ऑड इनफ रीज़न नहीं पेश किए गए इलेक्शन कमीशन को बकौल आपके। आपने कहा कि सिर्फ 3 पेश किए गए हैं केसेस, उन्होंने कहा हमारे पास 60,000 एफिडेविट हैं। और मैं ये सोचता रहा कि ये 60,000 तो कैंडिडेट्स ही नहीं हैं, यानी 300-350 कैंडिडेट्स अगर आप हर असेंबली में हैं और बाज़ असेंबलियाँ तो बहुत छोटी हैं, तो ये 60,000 एफिडेविट किसके हैं, क्योंकि इतने तो कैंडिडेट ही नहीं है। लेकिन चलिए, एफिडेविट्स देने में क्या है, कैंडिडेट होने की क्या ज़रूरत है, वो सब छोड़ दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनको रिजेक्ट किया गया, मगर वो सब के सब रिस्टोर हो गए। अगर सब के सब रिस्टोर हो गए हैं और आपके मुताबिक वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके मुताबिक आपके हर हलके में हर शख्स को पता है कि पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कौन लड़ रहा है, और आपने कहा कि उसमें 1-2 एनॉमलीज हैं जहाँ पे लोगों ने इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई, तो फिर परेशानी किस चीज़ की है? फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ पे ख़राब है? अगर सबको मालूम है आपके कैंडिडेट्स कौन हैं और अगर सबको रिस्टोर कर दिया गया है और अगर सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप आइए, बिस्मिल्लाह इलेक्शन लड़िए। ठीक। बाकी रात को इलेक्शन की शब कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये फैसला तो आवाम को करना है। अगर आपकी बात ठीक है और हम हारे तो हम आपको कहेंगे कि हम हार गए हैं, लेकिन अगर आप हार गए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आप हारे हैं। आप तो पहले से ही कह रहे हैं मैं हारूं या जीतूं मैं नहीं मानूंगा। आपने कहा मेरे सारे कैंडिडेट रिस्टोर्ड हैं, तमाम लोगों को पता है मेरे कैंडिडेट कौन हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अब इलेक्शन की आमद है। अगर खोसा साहब समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी है तो वो नज़र आ जाएगी, और अगर उनकी पॉपुलैरिटी नहीं हुई तो वो भी नज़र आ जाएगी। तो फिर हमारा ख्याल है कि हमारी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसकी वजह से हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हम पूरी कोशिश करेंगे और अवाम के सामने अपना मुकदमा रखेंगे कि हमें वोट दिया जाए, और अगर वोट मिला हमें और हम इलेक्शन जीते तो फिर भरपूर खिदमत करेंगे। लेकिन अगर खोसा साहब जीत गए जी तो जी कहिए आप। जी, एक एप्रीहेंशन जन्म ले रही है इलेक्शंस के हवाले से कि इंटरनेट बंद किया जा सकता है, इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी। वजह उसकी सिक्योरिटी बताई जा रही है। क्या ये इंटरनेट बंद करना ये आरटीएस बंद करने, आरटीएस बिठाने के इक्विवेलेंट तो नहीं हो जाएगा जो 2018 में हुआ था? उसकी एक एडवांस्ड फॉर्म 2.0 2024 में नजर आएगी। देखिए, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि हमारे यहाँ अगर कहीं दहशतगर्दी शुरू हो जाए तो हम पिलियन राइडिंग यानी मोटरसाइकिल पे 2 सवार नहीं बैठ सकते, ये काम शुरू कर देते हैं। यानी दहशतगर्दी नहीं रोकते, हम लोगों को कहते हैं कि आप सवारियां जो हैं अपनी बंद कर दें। भाई, अगर आपको दहशतगर्दी का खतरा है तो दहशतगर्दी पे कंट्रोल करें, दहशतगर्दी पे को ख़त्म करें। इंटरनेट को चलाने या बंद करने से क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? तो मुझे तो इंटरनेट और दहशतगर्दी का कोई बज़ाहिर लिंक नजर नहीं आता। यानी कि नून लीग, मैं समझता हूं कि यानी कि नून लीग कहती है कि इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी और अबूरी हुकूमत को भी दहशतगर्दी के लिए भरपूर प्लान बनाने चाहिए, मगर इंटरनेट बंद कर देना मुझे तो ये समझ नहीं आती। यानी अगर इंटरनेट नहीं होगा तो क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी या सिर्फ दहशतगर्दी की रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी? क्या खत्म हो जाएगा? दहशतगर्दी तो बंदूक से होती है, दहशतगर्दी तो बारूद से होती है। आप बारूद रोकें, बंदूक रोकें, दहशतगर्द रोकें, आप इंटरनेट को रोकने की बातें कर रहे हैं। अजीब सी बात लगती है। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है। यही सवाल और इसके अलावा भी कुछ मजीद सवाल मुझे करने हैं हसन रज़ा पाशा साहब से, चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी के पाकिस्तान बार काउंसिल के। सर थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान बार काउंसिल की भी एक
पिटीशन या उनकी एक करारदाद सामने आई थी कि इलेक्शंस जिस माहौल में हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे वगैरह, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अब जो सिक्योरिटी की सिचुएशन डेवलप हुई है, हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट नज़र आ रहा होता है, कोई ना कोई छोटा मोटा दहशतगर्दी का वाक़या। बलूचिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है, प्रिकेरियस है, उम्मीदवार टारगेट किए जा रहे हैं। कल बाजौड़ में एक आज़ाद उम्मीदवार को शहीद कर दिया गया। आपको इलेक्शन किस माहौल में होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जूं इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, हाइप क्रिएट हो रही है और कुछ जज्बाती मनाजर भी देखने में आ रहे हैं। जलसों में, तकरीरों में और इवन टॉक शोज़ में भी हमने देखा कि कुछ जज्बाती मनाजर नज़र आ रहे हैं। कैंडिडेट्स को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये भी अफसोसनाक बात है। और ये पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और KP के दोनों में ये तवातर के साथ कोई दस्ती बम का हमला हो रहा है, कोई वैसे बम ब्लास्ट हो रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो और तमाम पार्टीज़ के, ये नहीं है PTI भी है, पीपल्स पार्टी के दफ्तर पे भी हमला हुआ इस पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये MQM का कारकुन शहीद हो गया, MQM का। तो नज़र ये आ रहा है कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो उस इलेक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहती हैं और अपने मकासद हल करना चाहती हैं। देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल PTI सारे इलेक्शन में बिल्कुल एक्टिव है और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हों। अब ये कौन सी कुव्वत है जो नहीं करवाना चाहती? वो यकीनन मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी ये कहा था कि इसके ताने बाने जो हैं वो किसी बैरूनी मुल्क के साथ मिलते हैं, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की भी बात कर रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं और ये सारा चीज़। तो ये मेरा ख्याल ये है कि वाकई जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो इसमें यकीनन इन्वॉल्व है और कुछ एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स भी ऐसी हैं कि वो इन्वॉल्व हैं। और इसका क्या हुआ है? इसका ये हुआ है कि ये कभी कोई एजेंसीज़ पे हमला कर रहा है, कह रहे जी कि ये एजेंसीज करवा रही हैं, कभी ये कहते हैं कि नहीं फलां वजह से ये हुआ है, तो ये वो कुव्वतें हैं जो इलेक्शन को रुकवाना चाहती हैं। मेरा ख्याल है अब इलेक्शन जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि पत्थर पे लकीर है, तो मेरा ख्याल है वो लकीर वाजे हो गई है। अब इलेक्शंस मुलतवी होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी एक बार फिर कह दिया कि जमहूरी प्रोसेस को कहीं सबोताज नहीं होने देंगे। लेकिन इसकी आड़ में पाकिस्तान के इदारों पे जो हमला हो रहा है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। एक प्लानिंग के साथ कि ये जो ताकतवर इदारे हैं, एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो और वो ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और कई लोगों से हमने सुना है, तो मैं अभी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ नाजरीन को भी और तमाम सुनने वालों को भी, आपको एक ग्रैंड स्कीम नजर आती है कि खुदारा आप अपने दुश्मन को पहचाने और वो दुश्मन आपके इर्द गिर्द मौजूद है और कुछ सेलेबल कमोडिटी हमारी अपनी है जो बिक जाते हैं और जो उनके आलाकार बनते हैं, वो उनकी निशानदेही करना जरूरी है, उन पर नजर रखना भी जरूरी है। राइट। अब आपने भी एडमिट कर लिया कि सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी प्रिकेरियस है, इंटरनेट बंद होना चाहिए। सद्दीक मलिक साहब तो इसकी मैं बिल्कुल सेनेटर साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ना तो इंटरनेट खुला होने से दहशतगर्दी होती है और ना ही मोबाइल फ़ोन का जो वो भी सर्विस ही बंद हो जाती है, वो उससे भी कोई तल्लक नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये इससे हम आगे जाना चाहिए। और तो इलेक्शन कमीशन क्यों ये बातें प्रपोज कर रहा है? इलेक्शन कमीशन के जहन में ये चीज़ क्यों है कि इंटरनेट बंद करना चाहिए? क्या इसके पीछे कुछ और आपको RTS 2018 याद तो नहीं आता? देखें, RTS 20 उस वक्त हुआ था जब उसके होने के बाद लोगों को पता चला कि ये हुआ है। ये भी हो सकता है आज इंटरनेट बंद होने की बातें आप पहले हो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप बशमूल आपके, तो उससे मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन या कोई और अगर कोई ऐसी कोई बात या हरकत करना चाहता है तो उसको तो कॉन्शियस होना चाहिए, उसको तो कहना चाहिए कि नहीं इंटरनेट बंद ना करें, क्योंकि अगर बंद होगा तो RTS बैठने का इल्ज़ाम हमारे ऊपर है, तो ये भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस पर कंट्रोल करना चाहिए। ये जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बंद करने से मैं नहीं समझता कि कोई खातिर खा उनको मदद मिल सके। और इस दफ़ा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पाशा साहब ने कहा कि RTS तो जब बंद हुआ था बाद में पता चला था, अभी इंटरनेट बंद होने की बातें पहले हो रही हैं। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने भी इससे डिसएग्री किया और स्ट्रांगली वेहमेंटली डिसएग्री किया। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि नून लीग की तरफ से, क्योंकि जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है, नून लीग पे इल्ज़ाम लगा रही है हरीफ मुखालिफ जमातें कि ये लोग फेवर हासिल करना चाहते हैं किसी किस्म की, तो इंटरनेट बंद होने की जो फेवर का इल्ज़ाम है
वो भी नून लीग पे लग रहा है, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने इसकी अपोजिशन कर दी कि नहीं, बंद होना चाहिए। कुछ मजीद अहम सवालात भी हैं इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से करने के लिए। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स टेक दिस शॉर्ट ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हसन रजा पाशा साहब और सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। खोसा साहब, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हसास इलाके हैं इस वक्त, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सिक्योरिटी की सिचुएशन पे खदशात हैं, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन के दिन से पहले, इलेक्शन के दिन और उसके बाद भी तजवीज़ है इंटरनेट बंद किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी इतनी हसास है कि इंटरनेट बंद होना चाहिए, या आप समझते हैं कि 2024 में इंटरनेट बंद किया जाना ये 2018 का RTS बंद किए जाने के बराबर होगा? ये उसका भी बाप होगा। आप अंदाजा करें कि इनको पता है कि ये जो है इसकी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो PTI इस्तेमाल करती है, और माशाल्लाह जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, यकीन करें गरीदा कि मैंने ऐलान किया रैली का और इतनी पुलिस मेरे घर के बाहर आ गई कि मैं समझा कि मैं गवर्नर बन गया हूँ, और फिर मुझे गवर्नर की प्रोटोकॉल के लिए ये पुलिस इतनी आ गई है, और हमें तो रैली नहीं निकालने दी, और इनको रोज रैलियां निकालते हैं, और इनकी जो है जलसे भी होते हैं ना, हमें जलसों की इजाजत है, क्योंकि हम कॉर्नर मीटिंग भी करें तो उस बंदे को उठा लेते हैं और उसको जो है कारोबार, उसकी बिजनेस कई दफा आग लगा दी जाती है। मुझे बताएं, क्या हम इतने ही कमजोर हो गए कि इमरान खान जो 24 घंटे के अंदर जो है हर जगह मेहनत किस्म इतने बड़े बड़े जलसे करता था, आज अल्लाह की कसम मुझे हमें इजाजत दे दें, हम सिपाही हैं इमरान खान के, हमें इजाजत दे दें, इनसे इनकी जो रैलीज है और इनके जो जलसे हैं ये भूल जाएंगे। अच्छा खोसा साहब, एक सवाल की इजाजत दें मुझे, नहीं है, एक सवाल की इजाजत दें। आपने कहा कि हम सिपाही हैं इमरान खान के। कल बिलावल भुट्टो ने कहा एक जलसे में कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में पीपल्स पार्टी के प्लांटेड लोग हैं, हमने भेजे हुए हैं। सर, किसकी तरफ इशारा है ये उन्हीं से पूछे। तो मैं कभी बीबी के बेटे के खिलाफ बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, वो जो मर्जी कहते रहे। तो इसलिए ये उन्हीं से पूछें कि वो किसकी तरफ कह रहे हैं। बाकी आप मैं हंस रहे हैं खोसा साहब, आप हंस रहे हैं। हंस तो मैं इसलिए रहा हूँ कि उनके बचपने पर और भोलापन पर मुझे हैरत हो रही है। मेरा किरदार सारी कौम, सारे मुल्क, सारी दुनिया के सामने है। मैंने कोई सब्ज बाग देखकर मैंने ये पार्टी ज्वाइन नहीं की है। जब हमारी पार्टी ने पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़कर पावर पॉलिटिक्स का जो है उन्होंने कर लिया, और जब PMLN के साथ जो है मुस्लिम लीग नून के साथ जब उन्होंने इलाक किया, तो मेरा इख्तिलाफ उसी दिन से शुरू हो गया था, क्योंकि भुट्टो के कातलों के साथ, बीबी के जो है गंदी तस्वीरें फेंकने वालों के साथ मैं नहीं चल सकता था। और मैंने वाज़े तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब को कहा कि खुदारा बिलावल भुट्टो को इसका वजीर ना बनाना शहबाज शरीफ का। और ये बबांगे दोल मैंने कहा, ये नहीं कि मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैंने CEC में कहा, मैंने जो है उन्हें जो है सलीम मांडवी वाला गवाह है, रुखसाना बंगिश गवाह, सबके सामने मैंने कहा। यानी कि कम से कम खोसा साहब पीपल्स पार्टी के प्लांटेड नहीं है PTI में। सवाल ही पैदा नहीं होता है, प्लांटेड का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक, मैं अच्छा, इस बात को इतना ही फजूल समझता हूँ कि मैं इसका जवाब देना भी पसंद नहीं करता। ठीक है, अब आप आम इंतखाबात में तो हिस्सा ले रहे हैं, क्या PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे सर? नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं चूंकि जनरल इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं पार्टी के ओहदेदार का कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मैं अदरवाइज सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ, जिसका जो है ये इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन 4 ओहदों के होते हैं, वो सेक्रेटरी जनरल का, चेयरमैन का, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का और ट्रेजरर का। तो मैं ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI हूँ। मैं कोर कमेटी में भी हूँ और मैं एपेक्स कमेटी में हूँ। एपेक्स कमेटी और कोर कमेटी के इलेक्शंस नहीं हुआ करते। मुसद्दिक मलिक साहब, कमिंग टू यू, जो मुस्लिम लीग नून भी दावे कर रही है, पीपल्स पार्टी ने पहले दावा किया, उनका जवाब तो नहीं, लेकिन आपसे आपका जवाब। एनीवे, पीपल्स पार्टी ने दावा किया 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का, नून लीग ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया। आप एनर्जी के मिनिस्टर रहे हैं, बिजली के मामलात को आप देखते रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ आप देखते रहे हैं। ये मुमकिन है 200 यूनिट या 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना? सर, वादों से हट के बताइएगा। 300 यूनिट बिजली, जी
300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का मतलब है कि तकरीबन 78% से लेकर 80% तक लोग जो हैं उन्हें मुफ्त बिजली दी जाए। तो इसका कोई ना कोई तरीक़ाकार होगा पीटीआई पीपल्स पार्टी के जहन में, लेकिन ये मुश्किल मामला है। अगर आप जितने की बिजली बनाते हैं उतने पैसे तो आपने इकट्ठे करने हैं। अगर आप 80% लोगों से पैसे नहीं लेंगे तो क्या सिर्फ 20% लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की बिजली का बोझ उठाएंगे और उसकी कीमत अदा करेंगे? तो ये ज़रा मुश्किल पड़ जाएगा। जो 200 यूनिट है उसके अंदर भी मुश्किल तो पड़ेगी, लेकिन मुश्किल थोड़ी कम पड़ेगी। अच्छा। और वो कोशिश की जा सकती है। उसकी वजह यह है कि जो 200 यूनिट तक लोग ले रहे हैं उनको ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड बिजली मिलती है। ठीक। तो ये जो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड यूनिट है इनको ख्याल किया जा रहा है कि हम 2-3 तरीक़ाकार के ज़रिए इसकी कीमत बिजली की कम करके मुफ्त फराहम करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है कि हमारे पास जो गैस है उसको हम डाइवर्ट करके बिजली की पैदावारी कीमत को कम करेंगे। इस वक्त हमारे जो LNG के कारखाने हैं उनकी पैदावारी कीमत तकरीबन 24 से 26 रुपए के करीब है। अगर इनको हम ये अपनी पाइपलाइन में जो गैस आती है वो फराहम करें तो ये बिजली की कीमत 10 रुपए के करीब आ जाती है। पुरानी कीमतों पे तो 8 रुपए थी, अब कीमतें कुछ बढ़ी हैं तो वो शायद 10 या 11 रुपए हो जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलत पैदा हो जाएगी क्योंकि बिजली की पैदावारी कीमत कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हमारे बहुत से जो, अगर 1 सेकंड दीजिए तो मैं आपको एक मुकम्मल खाका आपके सामने जवाब कंप्लीट कीजिए। जी, दूसरी जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हमारे यहाँ जो सोलर है हम सोलर पार्क्स लगाने का भी सोच रहे हैं और उसके अलावा लोगों की घरों की छतों के ऊपर भी सोलर लगाएंगे। ये बात मैंने पीपल्स पार्टी से भी सुनी, मगर पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त खाका है वो गालिबन मुकम्मल नहीं हो सकता क्योंकि गरीब लोगों के घरों के ऊपर छतें इतनी छोटी होती हैं कि उनकी ज़रूरियात 1 या 2 सोलर पैनल लगाने से पूरी नहीं होंगी। और उसके अलावा शाम को जब 5 बजे 6 बजे सूरज ढल जाता है और सुबह वो 10-11 बजे इंटेंसिटी उसमें इतनी आती है कि वो बिजली पैदा कर सके, तो उस दौरानिए में जो बिजली पैदा होगी उसके ना पहले बिजली का कोई इंतज़ाम है ना बाद में बिजली का कोई इंतज़ाम है। अच्छा। तो कुछ सहूलत तो आप पैदा कर सकते हैं मगर आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा सोलर पार्क से। इसके अलावा और भी बहुत से तरीक़ाकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बात को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अगर मौका देंगी तो मैं बाकी तरीक़ाकार आपके सामने। नहीं, बिल्कुल आप रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस के नज़दीक आवाम को पता होना चाहिए कि उनसे जो वादे हो रहे हैं वो कितने वर्केबल हैं। जी, तीसरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि बहुत से हमारे जो पुराने कारखाने हैं जो IPPs हैं उनके जो कर्ज उन्होंने लिया हुआ है वो थोड़े दिनों में ख़त्म होने वाला है। कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ ख़त्म होने वाला है। तो अगर हम यकमुश्त उसकी अदायगी कर देंगे तो वो जिस चीज़ को आप कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, जो मेजॉरिटी जिसकी जो डेट की कीमत है या कर्जा की कीमत है वो कीमत भी कम हो जाएगी। तो जब आप इन तमाम तीनों चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो एक मौसर प्रोग्राम तरतीब दिया जा सकता है जिसमें इंशाल्लाह अभी उसकी तफसीलात तय हो रही हैं। हम 200 के करीब जो यूनिट्स हैं उनको कम कीमत पर या मुफ्त फराहम कर पाएंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी प्रॉमिसिंग बात आप कर रहे हैं, दावों के साथ साथ वादों के साथ साथ। लेकिन आपने फरमाया कि जो पीपल्स पार्टी का क्लेम है 300 फ्री यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें 78 to 80% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कवर अप हो जाती है। तो आपकी जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा है उसमें कितनी फीसद पॉपुलेशन जो है वो आती है सर? जी, मेरे ख्याल में कुछ मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है मगर 55 से लेकर तकरीबन 55% से 60% के दरमियान आती हैं। राइट, डिबेट अभी कंटिन्यूड है बट प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन पाशा साहब, आप इन खुशकिस्मतों में शामिल हैं जिनको 200 या 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकती है और आपको ये वादे भले मालूम होते हैं, अच्छे लगते हैं आपको ये वादे? सेनेटर साहब ने बड़े कैलकुलेशन की और 300 यूनिट की हद तक बताया कि वो तो मुमकिन ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते पीपल्स पार्टी वाले। और 78 to 80% पॉपुलेशन जो है वो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों वाले, और ये खुद ही कह रहे हैं कि ये 60% है। तो क्या जो 300 वाले हैं उनके भी पहले 50 की 4 रुपये ही है ना, फिर अगले जो 100 हैं उनकी 20 रुपये ही है,
तो वो भी तो उसमें आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको नहीं, वो नहीं आते। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात काटना पहले नहीं चाहता 4 था। रुपए है ना जब जी, आप पहले- मौका देंगे तो पहले मैं आपको 50 बताऊंगा। नहीं 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 है सर। अच्छा, पहले नहीं, 50 4 नहीं रुपए है में सर, नहीं मैं है। बाद में चले उनको नहीं, कहेंगे नहीं, नहीं 250 है कर सर, दे। नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन बाद में करूंगा। आप बात मुकम्मल कर ले, मैं सिर्फ इस्लाह करना चले चाहता हम था कि ये हमें advantage इतना उनको नहीं हिसाब मिलता। सेनेटर साहब आता नहीं है। जो कैलकुलेशन आपने की है उससे इस्तेफादा हासिल करके हम अपने बात कर रहे हैं, आपने उसकी नफ़ी कर दी है। ठीक है, मैं अपनी इस कम इल्मी को तस्लीम करता हूँ कि मुझे हिसाब किताब का नहीं पता। तो वो बहरहाल उन्होंने भी कोई कैलकुलेशन की होगी, उनके पास भी काफ़ी ब्रेन मौजूद हैं, बड़े सीजन किस्म के लोग हैं। कोई ना कोई उन्होंने भी, एक भावलपुर में आपने सोलर पार्क बनाया था, कायदे आज़म पार्क था, पता नहीं उसका क्या बना, अभी तक हमें नहीं पता कि वो चल रहा है, वो क्या क्या प्रोडक्शन दे रहा है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उससे पहले पता चलेगा, क्योंकि उसका वाकई मुझे नहीं सर पता। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उसके ऊपर मट्टी पड़ना शुरू हो गई थी। अच्छा, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब मजीद बताना हाँ, वो चूंकि मुझे नहीं पता उसका जी। क्या मुसद्दिक मलिक साहब जी, मैंने आपको पहले बताया कि इवन ये 200 यूनिट तक देना जो है, ये आसान काम नहीं होगा। मेरे दोस्त जो अभी बात कर रहे थे वो सही बात कर रहे थे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए बहुत हमें काम करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इंशाल्लाह पूरी हम कोशिश करेंगे कि ये लोगों तक फराहम, ये वादा जो है पूरी तरह से फराहम किया जा सके, एडमिनिस्टर किया जा सके। हमारी इस वक्त जो तकरीबन रिन्यूएबल एनर्जी है वो तकरीबन 1500 मेगावाट के करीब है। इसको फर्दर बढ़ाने के लिए ना सिर्फ हमें नए प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो जैसा कि आपने कहा कि रुक गए थे पिछली हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में वो बिल्कुल रुक गए थे। ना सिर्फ रुक गए थे बल्कि जो इन्वेस्टर थे हमारे चीनी, उनको बहुत मुलायम किया गया और ये कहा गया कि ये फ्रंट कंपनियां हैं, जिसके नतीजे में आपको शायद याद हो कि लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो सफ़ीर थे चीन के, उन्होंने एक दिन गुस्से में ये भी कहा कि पाकिस्तान इज़ नो मोर आवर डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत माशाल्लाह इससे पहले भी रही है इन पावर, क्यों नहीं हो सका डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये सब मामलात, ये रिफॉर्म्स पावर सेक्टर में क्यों नहीं हो सके? इसका एक अगर मुख्तसरन जवाब आप दे सकें। प्लस अभी जब आप लोगों ने आना है तो आपका दावा है कि आप हुकूमत बनाएंगे, अवाम की तवक्को होगी पिछले शुरू के 6 महीनों में आपके साथ कि आप कुछ बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की चीज़ें तब्दील कर दें। लेकिन इतनी महंगी बिजली, अभी आज या कल बिजली 6 रुपये मज़ीद महंगी हो गई है। इतनी महंगी गैस के साथ आप इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे, कारोबार कैसे खड़ा करेंगे आप? पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं दोबारा। इसका कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन अवाम आपसे मांगेगी पहले 6 महीने में? सर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप ये देखिए कि ये जो मुल्क में 12,000 या 14,000 मेगावाट इजाफी बिजली बनी, ये सिर्फ नवाज शरीफ के 4 साल में बनी, ना उससे पहले बनी ना उसके बाद बनी। तो ऐसा तो नहीं था कि वादा किया और पूरा नहीं किया। ठीक है, ये सुनने में बातें बहुत भली लगती हैं। एंड डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आई मस्ट अप्रिशिएट योर एलोकेंसी एंड योर पेशेंस, जिसके साथ आपने सब तफसील से बताया है। लेकिन क्या इतना पेशेंस अवाम में है हसन पाशा साहब कि वो इन तफसीलात का वेट करें? और इस वक्त इलेक्शंस जिस माहौल में हो रहे हैं, आपको इलेक्शंस के इनेकाद के बाद सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आता है? मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा मुआशी इस्तेहकाम भी और सियासी इस्तेहकाम इलेक्शंस के बाद भी। अब मैं टू सम एक्सटेंट सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन शायद मुकम्मल तौर पे ना आए। घरेलू सार्फिन को बिजली पे जब मुंतकिल करेंगे तो ये बड़ा एक हार्ड किस्म का एक डिसीजन होगा, जिसकी जो है वो उन जो एब्जॉर्प्शन है घरेलू सार्फिन की, वो मुझे फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रही। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। क्या आप बिजली के रेट किस लेवल तक ले आएंगे कि वो कि लोग घरों में खुलेआम बिजली इस्तेमाल जो है करते वो इस्तेमाल करें, हीटर्स भी बिजली पे चलें, पाकिस्तान में वाटर हीटर्स भी बिजली पे चलें। पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम ठीक जब कभी भी आया मुआशी, ठीक, वो हमेशा बैरूनी कर्जों पे आया, वक्ती तौर पे कर्जे आए, इस्तेहकाम आ गया। ये एक लंबा सर दिस जवाब इज है वेरी इसका। इंटरेस्टिंग डिबेट ठीक है। एंड आई रिग्रेट हाँ, कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है।
वरना इसी पॉइंट से हम डिबेट मजीद आगे बढ़ाते और सेनेटर मुसद्दिक साहब की बड़ी ज़बरदस्त बातें हम इस पर सुनते। बट थैंक यू वेरी मच हसन रज़ा पाशा साहब, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और सदात लतीफ़ खान खोजा साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज सी यू इंशाल्लाह मंडे एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।